Hello everyone, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of proximal humeral fracture. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर के बारे में। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने हिप आर्थ्रोप्लास्टी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर। तो ये मोस्ट कॉमन जो होता है हमें मिडिल एज पेशेंट या एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है। इन पेशेंटों में क्यों देखने को मिलता है? ट्रॉमा की वजह से, कोई ट्रॉमा हो गया, इनकी बोन जो होती है वो वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, कोई कार्टिलेज है वो वीक हो जाता है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि बोन पे फ्रैक्चर जो है वो ऐसे ही आउट स्ट्रेच हैंड हुआ तो फ्रैक्चर के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आप समझते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या मैकेनिज्म होता है? लाइक इसका फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उस कंडीशंस में, ड्यूरिंग एपिलेप्टिक फिट्स उस कंडीशंस में फ्रैक्चर हो सकता है, या डायरेक्ट लेटरल साइड ऑफ द आर्म बिलो हो जाए उस कंडीशंस में इंजरी या फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, तो आप समझते हैं इसका किस क्लासिफिकेशन होता है? इसे 4 टाइप से क्लासीफाइड किया जाता है उनके अकॉर्डिंग टू द कितना जो फ्रैक्चर है कितने फ्रैगमेंट में डिवाइड हुआ, तो इसे हम बोलते हैं नीर 4 पार्ट क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है 4 टाइप से क्लासीफाइड किया जाता है: 1 पार्ट फ्रैक्चर, 2 पार्ट फ्रैक्चर, 3 पार्ट फ्रैक्चर एंड 4 पार्ट फ्रैक्चर। तो 1 पार्ट फ्रैक्चर में क्या होता है? ओनली 1 फ्रैगमेंट ही अनडिस्प्लेस होता है। 2 पार्ट फ्रैक्चर में 1 सेगमेंट सेपरेट हो जाता है अदर से। एंड 3 पार्ट फ्रैक्चर में क्या होता है? 2 फ्रैगमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। 4 पार्ट फ्रैक्चर में क्या होता है? जितने सारे मेजर फ्रैगमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट समझते हैं इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या पेशेंट प्रॉब्लम होगा, क्या कंप्लेन रहेगी पेशेंट की। पेन होगा, स्वेलिंग होगी अराउंड टू द शोल्डर, आप पाल्पेट करेंगे तो पेशेंट को बहुत पेन होगा, टेंडरनेस होगी पेशेंट को। और क्या हो सकता है? पेशेंट को मूव करने में प्रॉब्लम होगा, डिफॉर्मिटी हो सकती है, लॉस ऑफ शोल्डर मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो ये पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन गोल है, पीटी मैनेजमेंट। तो पीटी मैनेजमेंट के लिए हमारे कुछ गोल्स होते हैं अकॉर्डिंग पेशेंट कंडीशंस। तो क्या क्या गोल्स होंगे? फर्स्ट, टू रिड्यूस पेन एंड स्टिफनेस। पेन को कम करना है, स्टिफनेस को कम करना है। रिगेन फुल रेंज ऑफ मोशन, to increase mobility, increase strength of the muscles and improve daily activities. Okay. तो फर्स्ट इज अ रिड्यूस पेन। पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करेंगे? इनिशियली कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है तो क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे। क्रोनिक कंडीशन से है तो आप हॉट पैक का यूज़ करेंगे, मीन्स हॉट फॉर्मेटेशन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इनिशियली क्रायोथेरेपी एंड पेन को रिड्यूस करने के लिए टेंस का यूज़ करेंगे, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशंस, और डायापल मीन्स डायापल्स और अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के। बाद में क्या करेंगे? लेटर डीप हीटिंग मोडेलिटीज़ लाइक SWD हो गया, सॉरी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो गया, उसका यूज़ करेंगे। अप्लाई स्लिंग फॉर इमोबिलाइजेशन जॉइंट, हम कुछ स्लिंग है, कास्ट है, उनका यूज़ करेंगे इमोबिलाइज के लिए, लाइक यू स्लैब का यूज़ करेंगे, जिससे कि पेशेंट का जो फ्रैक्चर है वो एक जगह इमोबिलाइज रहे और कोई भी मूवमेंट्स करने में, एक्टिविटीज़ करने में और डिस्प्लेस ना हो जाए। ओके, आप समझते हैं जो हमारा मैनेजमेंट है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आपको क्या मैनेज करना है। तो फर्स्ट वीक आप क्या करेंगे? ऑल शोल्डर मूवमेंट आर अवॉइडेड। पेशेंट को एजुकेट करना है, पहले तो पेशेंट को बताना है किस पोजिशंस में आप अपने जॉइंट को रखेंगे, किस टाइप से आपको एक्टिविटीज़ करनी है, वो सारा कुछ पेशेंट को बताना है। तो जितने सारे शोल्डर के मूवमेंट है उन्हें अवॉइड कराना है पेशेंट को। स्लिंग्स का यूज़ करना है फॉर इमोबिलाइज जॉइंट। Encourage patient to use uninvolved hand for डे टू डे एक्टिविटीज़, और डेली जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए पेशेंट को ओनली अनइन्वॉल्व हैंड का ही यूज़ करना है। पेशेंट को इन्वॉल्व हैंड है उसमें बिल्कुल उसे इमोबिलाइज रखना है। पेशेंट को सिखाना है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर ऑल रोटेटर कफ मसल्स, कैपुलर मसल्स, थोरेसिक मसल, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अनइन्वॉल्व हैंड। क्योंकि क्या है, ड्यूरिंग ये इमोबिलाइजेशन पेशेंट बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं करता है, तो धीरे धीरे उसे स्ट्रेंथ उसकी वीक ना हो जाए, उसको डेवलप कराने के लिए हम जो अनइन्वॉल्व हैंड है उसकी मसल्स को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि वो डेली एक्टिविटीज़ को पेशेंट ईजिली कर सके। वेट वेयरिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मीन्स पेशेंट को वेट वेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। पेशेंट को स्ट्रिक्टली आपको समझाना है कि इसे बिल्कुल वेट वेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग 2 to 4 वीक्स। 2 to 4 वीक्स क्या कराना है? पेशेंट को स्टार्ट करा देना पेंडुलम एक्सरसाइज, जेंटल पेंडुलम एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है विद द स्लिंग्स आर, एंड बिगिन द एक्टिव टू जेंटल पैसिव असिस्टिव एक्सरसाइज टू द शोल्डर।
एक्टिव या एक्टिव असिस्टेड शोल्डर एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देनी है। आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सरसाइज का पेशेंट को करानी है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट देना अनइन्वॉल्व एक्टिविटीज़ से डेली की जो एक्टिविटीज़ है वो पेशेंट करने पर अभी भी वेट बेयरिंग पेशेंट को नहीं करना है। नो वेट बेयरिंग इज़ परमिटेड ड्यूरिंग 4 to 6 वीक। ड्यूरिंग 4 to 6 वीक अब पेशेंट को थोड़ा बहुत हम जो इन्वॉल्व हैंड था उसकी पेशेंट को आइसोमेट्रिक्स बता सकते हैं करने को। पेशेंट को थोड़ा बहुत उसका मूवमेंट करने के लिए पेशेंट को कह सकते हैं। फोर्स शुड नॉट बी अप्लाई टू रिगेन द फुल रेंज ऑफ मोशन। कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है कि आपको फुल रेंज को लाना है तो आप फोर्स अप्लाई कर दें, नहीं। अभी फोर्स अप्लाई नहीं करना है। पेशेंट को असिस्टिव, पेशेंट को पैसिवली पेशेंट को कराएंगे, असिस्टिव पेशेंट को एक्सरसाइज कराएंगे। पेंडुलम एक्सरसाइज अगेंस्ट ग्रेविटी आर एडवाइज। Flexion and abduction of shoulder is allowed up to a limited range. For elbow isometric isotonic exercise are prescribed. अब पेशेंट को हम एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, फ्लेक्शन एबडक्शन मूवमेंट्स करा सकते हैं शोल्डर के। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। थ्रू पेशेंट स्टिल नीड असिस्टेंट टू कैरी आउट द डे टू डे एक्टिविटीज़। सो डे टू असिस्टेंट की अभी तक पेशेंट को नीड थी। अब पेशेंट को बोलना है कि अब जो भी इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ थी अब उसका पेशेंट यूज़ कर सकता है, बट टोलरेबल लिमिट होनी चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट्स नहीं करने हैं। ड्यूरिंग 6 to 8 वीक पेशेंट को मूवमेंट है वो थोड़ा सा और अच्छे से करने लगेगा। पेशेंट धीरे धीरे अब एक्टिव असिस्टेड पेशेंट करने लग जाएगा। धीरे धीरे स्टार्ट करा देंगे, आइसोटोनिक एक्सरसाइज करा देंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगी पेशेंट की। सो पेशेंट इज अलाउड टू परफॉर्म एक्टिव असिस्टेड एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर एल्बो इन ऑल प्लेन इन द लिमिट ऑफ और टॉलरेंस। नेक्स्ट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑफ द शोल्डर एंड देन आइसोमेट्रिक से आइसोटोनिक एक्सरसाइज पेशेंट को स्टार्ट करा देंगे। डे टू डे एक्टिविटीज़ कैन नाउ टू कैरी आउट विद द इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी। अब इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज़ का यूज़ करेंगे। वेट बेयरिंग पेशेंट को अब टॉलरेट मीन्स पेशेंट को आप बोल देंगे कि अब आप परमिटेड है, अब आप वेट बेयर इजीली कर सकते हैं। और क्या कराएंगे? रिलैक्स पैसिव मूवमेंट वर्किंग अप ग्रेजुअली ओवरहेड अबडक्शन पेशेंट को कराएंगे। रोटेशन भी कराने लग जाएंगे पेशेंट को। स्लिंग जो है वो रिमूव हो जाएगा। प्रोग्रेसिव फ्रॉम सुपाइन टू सिटिंग, सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजिशंस में आप प्रोग्रेशन हो जाएगा। पहले पेशेंट सुपाइन में कर रहा था, फिर सिटिंग में आया, फिर स्टैंडिंग में आया। पेशेंट का प्रोग्रेशन हुआ, पोजीशन से प्रोग्रेशन हुआ। आइसोमेट्रिक से पेशेंट आइसोटोनिक में पहुंच गया। अब आइसोटोनिक से पेशेंट रजिस्टर्ड एक्सरसाइज में पहुंच जाएगा। धीरे धीरे आप स्ट्रेच भी करा सकते हो यदि स्टिफनेस है पेशेंट को। ड्यूरिंग 8 to 12 वीक्स पेशेंट एकदम नॉर्मल सही हो जाएगा। वाई दिस टाइम द फ्रैक्चर इज़ वेल यूनाइटेड। इस टाइम क्या होगा? फ्रैक्चर बिल्कुल यूनाइट हो जाएगा। अब पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है। ड्यूरिंग सबसे पेशेंट को अब इनिशियल कंडीशंस में लेके आना है। एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन पेशेंट कर ही रहा है शोल्डर का, एल्बो का। ऑल जॉइंट का जितने सारे मूवमेंट है वो सारे प्लेन में सारे मूवमेंट्स पेशेंट करने लग जाएगा। प्रोग्रेसिव रजिस्टर्ड एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज पेशेंट को 2 to 10 रिपीटिशंस हो जाएंगे पेशेंट के जो शोल्डर को रिकमेंडेड है। एंड क्या करेंगे? स्टैंड को एंडोरेंस को डेवलप करा देंगे। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे। एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट जो है वो पेशेंट को एडवाइस करेंगे। तो ये तो हमारा था 8 to 12 वीक्स तक का पूरा हमारा मैनेजमेंट, जो कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, डे टू डे का मैनेजमेंट है। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि पेशेंट को आपको कैसे उसकी लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूव करना है, फिर से उसे कैसे रिटर्न लेके जाना है। उसकी जो भी ऑक्यूपेशंस था, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ करता था उसमें फिर से उसे रिगेन कर देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।